हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है दानिश जफ़र और भाई आज आप मेरे साथ हैं क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। ओके भाई, सत्ता की साझेदारी नाम है इस चैप्टर का। और ये आप जानते ही होंगे क्लास 10 के पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स में कहूँ उसका ना पहला चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम इसे देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसकी थीम के बारे में बता दूं। तो बेसिकली यहाँ पे ना हमें दो कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है कि उनका पॉपुलेशन कैसा था। बस एक बेल्जियम है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है बेल्जियम। एक यहाँ पे बेल्जियम लिखा हुआ, तो एक इसके बारे में पढ़ना है और दूसरा पढ़ना है हमें श्रीलंका के बारे में। दूसरा हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ श्रीलंका लिखा हुआ है, तो दूसरा हमें इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो यही दो कहानी है इस चैप्टर में जिसके बारे में हमें पढ़ना है और कुछ नहीं है इसमें। बस इसके डेंसिटी के बारे में पढ़ना है कि क्या है, इसके पॉपुलेशन में क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा सा चैप्टर रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो गाइज आप यहाँ पहले हम स्टार्ट करेंगे बेल्जियम के साथ। ठीक है, तो आप है स्मार्ट स्टडी चैनल पे बिल्कुल। तो यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है बेल्जियम। ठीक है भाई, तो यहाँ चलिए देखते हैं बेल्जियम के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है बेल्जियम। तो बेल्जियम क्या है भाई, देखिए बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है। एक देश है बेल्जियम यूरोप में छोटा सा, उसका नाम। और ये क्या है ना, हरियाणा राज्य से भी इसके छोटा है। ये जो बेल्जियम है ये हरियाणा राज्य से भी छोटा है। और इसकी आबादी के बारे में बात करें तो आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, थोड़े से ही अधिक है 1 करोड़ से। और ये देश साइज़ में कितना बड़ा है, तो ये अपने हरियाणा राज्य से भी छोटा है गाइस, बड़ा भी नहीं है, अपने हरियाणा से भी छोटे हैं। और आगे यहाँ इसकी सीमा के बारे में जान लेते हैं। जैसे इसकी सीमा से पहले अगर मैं बात करूँ अपने प्यारे देश भारत की, तो भारत की सीमा किससे लगती है। भारत की सीमा लगती है पाकिस्तान से, चाइना से, बांग्लादेश से, नेपाल से, म्यांमार से। तो ठीक ये भी एक देश है यूरोप में, यूरोप जहाँ इंग्लैंड रशिया है वहाँ यूरोप है। तो इसकी सीमा लगती है किससे, देखिए फ्रांस से। इसकी सीमा लगती है इंग्लैंड से, जर्मनी से, और लग्जमबर्ग भी एक देश है। आप गूगल मैप पे सर्च करोगे ना तो पता चल जाएगा। तो इस बेल्जियम देश की फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये ना, हाँ बेल्जियम, अब ये आ गया इसके पॉपुलेशन के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ है भाई, बेल्जियम में फ्लेमिश इलाके में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। फ्लेमिश इलाका मतलब ना, आप ऐसे समझो, रुको मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे समझो, मैं यहाँ पे कर दूँ, ये कुछ इस तरीके का देश है। ठीक है, तो इस इलाके को, जो ये ऊपर वाला इलाका है ना, ऊपर वाला इलाका, एक सेकेंड भाई अच्छे से मैं बना दूँ। आप ऐसे समझो, मतलब ऐसा देश तो है नहीं, आप समझो ऐसे ही। ठीक है, तो इस तरीके का देश है और ये ना ऐसे 20 से बांटा हुआ है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है इससे कहते हैं फ्लेमिश इलाका। ठीक है, और इस नीचे वालों को बोलते हैं वोलेनिया क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है ना, अब आते हैं यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है बेल्जियम में फ्लेमिश इलाके में 59% लोग डच भाषा बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जितने लोग रहते हैं ना, ये लोग डच भाषा बोलते हैं। यहाँ पे जितने लोग रहते हैं ये लोग डच बोलते हैं। और नीचे क्या लिखा है, और वोलेनिया क्षेत्र, जो भाई मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो, सॉरी, अरे भाई ये कैसे बन गया, ये जो अगर इस टाइप का देश है, अगर इस टाइप का देश है जो नीचे रहते हैं, नीचे देश में, इसे बोलते हैं वोलेनिया क्षेत्र। तो वोलेनिया क्षेत्र में 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। तो ऊपर में जो रहते हैं वो 59% है और डच भाषा बोलते हैं। और जो देश के नीचे वाले पार्ट में रहते हैं ये वोलेनिया क्षेत्र है, यहाँ पे देश के 40% लोग रहते हैं और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ओके, ठीक है गाइस, अब आगे
बोलनीय क्षेत्र में लोग 40% भाषा फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी कि भाई आप देख सकते हो पूरे देश में फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 59%, सॉरी डच भाषा बोलने वाले की संख्या 59%, फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या 4% और बाकी 1% है जो जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी कि इसका साफ सा मतलब है कि डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। हाँ भाई, तो क्या ठीक है, तो इससे क्या दिक्कत है? इससे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत शुरू होती है अब इस लाइन से। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखिए मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। लेकिन इसकी राजधानी क्या लिखा है? लेकिन इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। ले भाई, ये ना मामला हो गया उल्टा। पूरे देश में, जहाँ एक पूरे एक देश में, एक पूरे ब्रुसेल्स में, यहाँ ब्रुसेल्स की राजधानी है ये आप मान लीजिए, पूरे ब्रुसेल्स में 59% लोग डच बोलते हैं जो कि मैंने अभी बताया, और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, वो भी मैंने बताया। लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में कहानी ठीक उलट है। ठीक है, पूरे देश में डच भाषा बोलने वाले की संख्या है ज़्यादा है, लेकिन जो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। जस्ट अपोजिट। ओके, यहाँ पे 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि पूरे देश में 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 20% लोग डच भाषा बोलते हैं, जबकि पूरे बेल्जियम में 59% लोग भाषा डच बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया मैटर उल्टा। राजधानी मतलब कि भाई पूरे देश में डच भाषा ज़्यादा बोलते हैं, तुम अगर कोई फ्रेंच भाषा बोलने वाला ज़्यादा बदमाशी करेगा तो देशों से पीट दिया जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल है मजाक के तरह। और उसके बाद मान लो कोई डच भाषा बोलने वाला ब्रुसेल्स में बदमाशी करता है तो उसे फ्रेंच वाले पीट देंगे। ओके, तो ऐसा यहाँ पे सिनेरियो है। तो लड़ाई यहाँ भी नहीं है। लड़ाई का कारण पता है क्या है? लड़ाई का कारण है इन दोनों में। इस लाइन से आपको पता चलेगा, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा अमीर थे, इससे डच भाषी लोग नाराज़ थे भाई। अब देखो, जो डच भाषा बोलने वाले हैं ना, ये अपने देश में ज़्यादा है, ये अपने देश में संख्या में ज़्यादा है, लेकिन पैसे किनके पास ज़्यादा है? फ्रेंच भाषा बोलने वालों के पास। ये इन्हीं के पास बड़े बड़े बिजनेसेस है, इन्हीं के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है, बड़े बड़े गाड़ी बंगला बिजनेस। और जो कि इन लोगों के पास भाई पैसे हैं, तो इन लोगों के पास पॉलिटिकल पावर्स भी होंगे। तो जबकि ये ना जनसंख्या में कम है, बट पावर इनके पास ज़्यादा है। तो इनसे ना डच भाषा वाले लोग नाराज़ होने लगे। लेट सपोज यार, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मान लो एक कंट्री है, ठीक है, एक कंट्री है और उसमें एक कंट्री है और उसमें मान लेते उस देश में 10 लोग रहते हैं। अब भाई बोलोगे आपके देश में 10 लोग कहाँ रहते हैं? जस्ट सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो वहाँ ना 10 लोग रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे फीमेल है 3 और मेल है 7। और ये जो 3 है यही ज़्यादा अमीर है, जो फीमेल्स है ये ज़्यादा अमीर है और मेल जो है ये कम अमीर है, या फिर कहूँ गरीब है। तो भाई मेल्स को दिक्कत होंगी, वो बोलेंगे यार हम ज़्यादा संख्या में हैं तो हमें अमीर होना चाहिए। हमें अमीर नहीं तो कम से कम बराबर की संपत्ति तो होनी चाहिए हमारे पास, बट उनके पास वो है नहीं, वो है गरीब। और जो जिनकी संख्या कम है वो है अमीर। तो इन्हें मेल्स को क्या लगा कि वो ठगे गए, उनके साथ उन्हें उनका अधिकार नहीं मिला गया, उन्हें उनका अधिकार से वंचित रखा गया। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ उन लोगों के साथ, जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो सेम सिनेरियो यहाँ हो गया। इनसे डच भाषा बोलने वाले लोग नाराज़ थे। तो अब नाराज़ थे तो हुआ क्या ना कि 1950-60 के दशक के समय इन समूहों के बीच तनाव बढ़ के 1950-60 आते आते ना यहाँ लड़ाई होने लगे। समूह के बीच में लड़ाई होने लगा। कौन से समूह? डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले समूहों के बीच में लड़ाई होने लगी। ठीक है भाई, तो ये थी एक ब्रुसेल्स की कहानी, सॉरी बेल्जियम, ब्रुसेल्स तो इसकी राजधानी। ये है बेल्जियम की कहानी। ठीक है, अब आपने बेल्जियम की कहानी सुन लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका पे जाने से पहले मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर दूँ।
ओके। बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में जिसकी ना आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिवाइज कर दो भाई, 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। और ना ये हरियाणा राज्य से भी छोटा है, 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है और ये हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी बाउंड्री इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है, ठीक है। और इसके ना पॉपुलेशन डेंसिटी को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। 59% लोग यहाँ पे डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में उल्टा कहानी है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स में 59% लोग फ्रेंच बोलते हैं और बाकी 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि कौन कहाँ पे कितना भाषा बोलता है। अब चलिए श्रीलंका की कहानी पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है श्रीलंका। ओके, श्रीलंका तो आप जानते हैं ये भारत के दक्षिण में है, दक्षिण तमिलनाडु से थोड़ी सी दूर पे है। तो श्रीलंका भारत के दक्षिण में तमिलनाडु से कुछ दूरी पर स्थित है, ठीक है भाई, ये तो आप जानते ही हैं पहले से। आबादी देखिए इसकी 2 करोड़ है। मुख्य भाषा है यहाँ पे सिंहली भाषा बोली जाती है और तमिल भाषा बोली जाती है, ये आपको समझ। सिंहली जैसे कि इंडिया में हिंदी बोली जाती है, जैसे इंडिया में तो खैर बहुत सारी भाषा बोलती जाती है। सिंहली एक भाषा का नाम है जो कि श्रीलंका में बोली जाती है। जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, वैसे सिंहली श्रीलंका में बोली जाती है। सिंहली भाषा मूल निवासी की भाषा है, जो वहाँ के जो मूल निवासी है ना वो लोग सिंहली भाषा बोलते हैं। और तमिल कौन बोलते हैं, तो तमिल भारत से आए हैं, वो लोग तमिल भाषा बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो जैसे कि वहाँ बेल्जियम में हमने देखा था कि डच भाषा बोलते थे 59%, यहाँ पे सिंहली भाषा बोलते हैं 74%। जैसे कि हमने ब्रुसेल्स वहाँ बेल्जियम में हमने देखा था कि 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, श्रीलंका में 18% लोग तमिल बोलते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़िए। लो अब यहाँ देखें, अरे भाई ठीक है, यहाँ देखें तमिल लोग रहते कहाँ हैं, तो तमिल लोग देश के उत्तर और पूर्वी इलाके में पूर्वी इलाके चांस दिख नहीं रहा, पूर्वी इलाके मैं ठीक कर लूँ थोड़ा सा, हाँ हो गया। तो तमिल लोग उत्तर और पूर्वी इलाके में रहते हैं, देश के उत्तर और पूर्वी इलाके में रहते हैं तमिल लोग, ठीक है गाइस। और यहाँ देखिए अब यहाँ और पढ़ते हैं। जो सिंहली भाषा है जो कि 74% है जनसंख्या में, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। तमिल भाषा लोग मुख्य रूप जो तमिल्स हैं वहाँ पे वो हिंदू है और उसमें मुस्लिम्स है, ठीक है। और 7% लोग भी रहते हैं और दोनों भाषा बोलते हैं। जो 7% लोग हैं वो सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। जैसे हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, किससे, फिरंगियों से, उसी तरीके से ये भी आज़ाद हुए लेकिन 1948 में। और 1956 में कानून बनाया गया। 1948 में आज़ाद हुए और 1956 में उन्होंने एक कानून बनाया। तो क्या कानून बनाया देखते हैं। चलिए क्या कानून बनाया भाई, इन्होंने कानून बनाया है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने कानून बनाया सिंहली भाषा बोलने वाले लोगों को, जो लोग वहाँ पे सिंहली भाषा बोलते हैं, सरकारी नौकरी और विश्वविद्यालयों में प्राथमिकता दी जाने लगी। अरे भाई ये तो बहुत गलत होने लगा, जाहिर सी बात है किन्हीं को भी बुरा लगेगा। जो सिंहली भाषा बोलते हैं ना उन्हें प्रेफरेंस मिलने लगा, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, क्योंकि वो सिंहली भाषा बोलते हैं इसीलिए उन्हें इंपॉर्टेंस मिलने लगी। किसमें, सरकारी नौकरी में और विश्वविद्यालयों में एडमिशन में, ठीक है। तो इनसे ना तमिल, अब जाहिर सी बात है अगर यहाँ भारत में भी सरकार अगर हिंदी वालों को ज़्यादा प्राथमिकता देने लगे तो, और जो नॉन हिंदी भाषी है उनको दिक्कत ही होंगे। तो फिर यहाँ हुआ सरकार ने और क्या किया, बौद्ध धर्म को संरक्षण, मतलब उनके ना सेफ्टी पे काम करना शुरू किया और उनको भी प्राथमिकता देने लगी। देखिए इन्होंने क्या किया, सरकारी नौकरी में तो प्राथमिकता दी ही दी, जो कि गलत ही है, विश्वविद्यालय में भी प्राथमिकता दी और ना उनके धर्म को भी प्राथमिकता देने लगी। यानी कि भाई अब जैसे मान लीजिए कोई जॉब है, उसमें ना बोले कि अगर आप सिंहली भाषा है तो आपको जब बोलते हैं तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, आप बौद्ध धर्म मानते हैं तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, तो जो दूसरे होंगे तो उन्हें कम इंपॉर्टेंस मिलेगा, तो उन्हें तो ख़राब लगेगा ही, ठीक है। तो और आगे यहाँ लिखे, तो देखिए इस सब का रिजल्ट क्या हुआ, इन सब के कारण
तमिल भाषी लोग अपने देश में ही ठगा हुआ महसूस करने लगे। बिल्कुल है, बिल्कुल होगा ही होगा, ऐसा करने पे बिल्कुल ही होगा। आप डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो किसे भी बुरा लग जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये लाइन समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सरकार ने बौद्ध धर्म और सिंहली भाषी को प्राथमिकता देने लगी, इसीलिए तमिल भाषी लोग को ना ठगा हुआ महसूस होने लगा। अब देखिए, फिर तो उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा, तो देखते हैं उन्होंने क्या किया। इन सरकारी फैसलों से तमिल जनता नाराज़ हो गए और विद्रोह करने लगे। अरे कोई भी नाराज़ हो जाएगा भाई, विद्रोह होगा ही होगा। ऐसे यार फालतू लॉस लाओगे तो क्या इन सब चीज़ से ना तमिल जनता नाराज़ हो गया और विद्रोह करने लगे और अपने मांग भी रखा। और उन्होंने विद्रोह किया और उन्होंने अपना मांग भी रखा कि भाई देखो यार, ऐसे मत करो सरकार, हमारी भी मांग है। तो देखिए उन्होंने क्या मांग रखा। उन्होंने कहा तमिल भाषा को राजभाषा बनाया जाए। ये ना गेम खेल दिया उन्होंने। जिस तरीके से उन्होंने ना सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया था, इसीलिए इन्होंने डिमांड किया कि सिंहली नहीं, तमिल भाषा को भी राजभाषा बनाइए। ठीक है, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिए जाए। और इन्होंने मांग किया ना कि शिक्षा और रोजगार में ना समान अवसर दीजिए, मतलब कि क्वालिफिकेशन के बेस पे लीजिए, कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा उसे हम पहले लेंगे, ना कि इस बात पे कि आप बौद्ध धर्म मानते हो तो आपको पहले ले लिया जाएगा, इस सब चीज़ों से नहीं। हाँ, तो ये बहुत अच्छा डिमांड था उनका। और क्या डिमांड था भाई, देखें। हाँ, और कोई डिमांड था, और क्या हुआ ना, अब देखिए, अब जाहिर सी बात है, सिंहली लोग देश में है कम, तमिल लोग देश में है कम, सिंहली है ज़्यादा, तो उन्होंने तो मानेंगे है नहीं। तो इसके फलस्वरूप हो गया दोनों समुदाय के बीच में हिंसक भिड़त हो गए, बहुत भयानक मारा पीटी हो गया भाई दोनों के बीच में। और देश के अंदर ही गृह युद्ध किया। गृह युद्ध एक उस कंडीशन को कहते हैं ना, जब देश की जनता देश में ही अपने सरकार के खिलाफ और लोगों के खिलाफ आपस में ही हथियार उठा ले, तो उसे ना उस कंडीशन को कहते हैं गृह युद्ध। तो गृह युद्ध हो गया ये सब। और 2009 में जाकर ये गृह युद्ध समाप्त हुआ। 2009 में गृह युद्ध समाप्त हुआ भाई। ठीक है, तो अब आपको कहानी समझ में आ गई श्रीलंका की, कि यहाँ की सरकार ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया था सिंहली भाषा को। तो क्या हुआ, देखिए वहाँ पे ना लड़ाई हो गया। आपको बेल्जियम की कहानी याद होगी, तो चलिए अब फिर से आते हैं बेल्जियम की कहानी पे और देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ टॉपिक, बेल्जियम द्वारा बनाया गया मॉडल। तो देखिए, तो बेल्जियम को मॉडल बनाने की ज़रूरत पड़ा क्यों? वहाँ पे भी डच भाषा लोग ज़्यादा बोलते थे, वहाँ पे भी सरकार चाहती तो डच भाषा बोलने वालों के पक्ष में जिस तरीके से श्रीलंका ने लाया था वो भी नियम कानून बना सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता था ना कि सिर्फ एक वर्ग को देखूंगा तो गृह युद्ध हो जाएगा, जिस तरह से श्रीलंका में हो। तो देखिए इन्होंने क्या किया, ये बेल्जियम ने क्या किया, अपने देश को गृह युद्ध से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, देखते हैं चलिए। तो क्या है ना, बेल्जियम के नेताओं ने अपने क्षेत्रीय सांस्कृतिक तथा विविधताओं को स्वीकार किया। जो बेल्जियम के जो नेताएं हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, जिस हमारे पास डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट भाषा बोलने वाले और के लोग रहते हैं, तो हमें इनका सम्मान करना होगा। श्रीलंका के जैसा नहीं करना है हमें, नहीं तो भाई जिस तरीके से वहाँ पे गृह युद्ध हुआ यहाँ भी हो सकता है। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारे पास, जी हाँ, हमारे पास है डिफरेंट भाषा, तो हम उनका सम्मान करेंगे। 1970 और 73 के बीच अपने संविधान में 4 संशोधन किए। ठीक है, उन्होंने अपने देश के संविधान में 4 संशोधन किए। क्यों? ताकि वहाँ बेल्जियम में भी है ना श्रीलंका के जैसे गृह युद्ध ना हो जाए, इसलिए उन्होंने युद्ध होने से पहले ही 4 संशोधन कर दिए थे भाई अपने संविधान में। चलिए देखते हैं उस संशोधन थे क्या। अरे भाई, चलिए आते हैं अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भाई पहला, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या समान कर दी गई। सरकार में क्या नाम था, बेल्जियम में केंद्र सरकार में, जिस तरह भारत में केंद्र सरकार होती है, उसी तरीके ना केंद्र सरकार में डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान कर दी, इक्वल कर दिया गया कि भाई जितने, देखिए समान कर दी गई, जितने
डच भाषा बोलने वाले मंत्री बैठेंगे, कुछ संख्या होगी, उतने ही फ्रेंच भाषा बोलने वाले की भी संख्या होगी। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि कोई भी एक भाषा बोलने वाले जो मंत्री हैं और जो वो लोग डिसीजन ना ले ले, इसीलिए ना समान कर दिया गया, ताकि इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों को भी। कोई भी डिसीजन मेकिंग करना होगा तो उसमें फ्रेंच भाषा वाले भी का इम्पोर्टेंस होगा, वो भी उस प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट डाल सके। इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले की संख्या समान कर दी गई। आगे चलिए देखते हैं, आगे है यहाँ पे नए कानून तभी बन सकते हैं। देखिए, नए कानून तभी बन सकते थे जब दोनों समूह के सांसदों की बहुमत है। जैसे मान लीजिए उनके ना पार्लियामेंट या फिर उनके पार्लियामेंट में कोई बिल लाया गया नया कानून का, तो वो तभी बन सकते हैं जब दोनों समूह, मतलब कि डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले सांसदों की बहुमत हो उस प्रस्ताव में। जिस तरीके से भारत में होता है, भारत के पार्लियामेंट में अगर कोई बिल आएगी तो पहले लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त होना चाहिए, राज्यसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तब वो बनेगा। सेम इसी तरीका का कंसेप्ट यहाँ पे लाया गया। बहुमत होगी, दोनों फ्रेंच भाषा वाला भी सहमत होंगे कि हाँ भाई ठीक है बिल, और वो डच भाषा बोलने वाले भी सहमत होंगे कि हाँ अच्छा बिल है, और वो लोग वोट करेंगे इसके पक्ष में, तभी नए कानून बन सकते हैं। ठीक है, और क्या किया गया, और देखिए और किया गया ना, और केंद्र सरकार की कुछ शक्तियों को क्षेत्रीय सरकारों में बांट दिया गया। जैसे वहाँ पे पहले राज्य सरकार थी बट ना उनके पास कोई पावर्स नहीं थी, इसलिए केंद्र सरकार से कुछ शक्तियाँ लेकर के क्षेत्रीय सरकार, मतलब राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट जो कि पंचायती राज होता है, उसमें बांट दिया गया ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। और भाई क्योंकि देखो एक ही हाथ में शक्ति रहने से ना दिक्कत होती है। क्यों, अब मान लो भाई जैसे झारखंड है तो झारखंड सरकार के पास अपनी शक्तियाँ हैं ना। अब मान लीजिए झारखंड सरकार के पास अपनी शक्तियाँ नहीं होती, वो केंद्र सरकार के पास होती। अब झारखंड सरकार कुछ भी करती, उन्हें बार बार केंद्र से पूछना होता, तो इससे दिक्कत क्या होता कि जो झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, जो वहाँ जो झारखंड की जातीय बनावट है, वो झारखंड के लोग ज़्यादा बढ़िया से समझेंगे, ना कि केंद्र के सरकार। इसलिए उनका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आपके इलाके में क्या मसला है, आप ज़्यादा बेटर समझोगे या मोदी जी ज़्यादा बेटर समझेंगे? जाहिर सी बात है आप ज़्यादा बेटर समझोगे, तो आपके पास पावर्स होनी चाहिए ना। तो सेम चीज़ थी ना, ब्रुसेल्स में राज्य सरकार तो थी बट उनके पास पावर्स नहीं थी। अब फ्रेंच भाषा बोलने वाले की संख्या कम थी, तो अब उनके पक्ष में अगर कोई डिसीजन लेना है तो फ्रेंच वाले लोगों को क्या दुख तकलीफ है, वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले जानेंगे। लेकिन जनसंख्या किसकी ज़्यादा थी, डच की। तो यही सब चीज़ों से ना डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों में, मतलब उनके मंत्रियों में, केंद्र सरकार की शक्तियों को बांट दिया गया ताकि वो डिसीजन ले सकें। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार के भी गठन किया गया है। इसके अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार की भी व्यवस्था की गई है। तीसरे स्तर की सरकार मतलब लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, गांव में जो सरकार होती है। अब गांव में क्या दिक्कत है, ये गांव के लोग ज़्यादा अच्छा से जानेंगे जो उस गांव में रहते हैं उतने दिन से, ना कि केंद्र सरकार। तो उनके पास भी पावर्स होनी चाहिए ना, थोड़े बहुत ही पावर होनी चाहिए बट होने चाहिए। इसीलिए वहाँ ना तीसरे स्तर की सरकार का भी गठन किया गया। चलिए, तो आप समझ गए कि भाई देखिए श्रीलंका ने पावर्स नहीं बांटे हैं तो उनके घर में गृह युद्ध हो गया। बेल्जियम में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था बट उन्होंने पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए तो उनका देश बच गया, उनका देश में गृह युद्ध नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि सत्ता की साझेदारी, जो कि आपका चैप्टर का नाम है, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? सत्ता की साझेदारी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब पावर्स को बांटना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है क्यों ज़रूरी। सत्ता की साझेदारी लोगों के बीच टकराव को कम करता है। जी हाँ, बिल्कुल कम करता है। यही हमने देखा और सीखा श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल से कि है ना, लोगों के बीच में टकराव को कम करता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो श्रीलंका है, श्रीलंका में लोग, सरकार ने साझेदारी नहीं की तो वहाँ पे लड़ाई हो गया। साझेदारी मीन्स पावर्स देना, इंपॉर्टेंस देना, तो वहाँ पे लड़ाई हो गई। लेकिन बेल्जियम में लोगों ने पावर्स बांटे हैं तो उनका देश बच गया, कुछ नहीं हुआ। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। जी हाँ, लोकतंत्र मतलब क्या है? लोगों द्वारा चुना गया सरकार,
अब उसमें ही आप पावर्स नहीं बांटोगे तब तो लड़ाई होगी। इसलिए सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। जी हाँ, बिल्कुल आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अब आत्मा ये कैसे है? आत्मा ये ऐसे है ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक देश है, उसमें हिंदू, जैसे अपना ही ले लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रहते हैं। तो अब इसमें मान लीजिए सारे पावर्स अगर हिंदू के ही हाथ में रहे, सारे पावर्स मुस्लिम के ही हाथ में रहे, तो इससे कोई ना कोई वर्ग नाराज़ ही हो जाएगा। और वैसे भी एक मुसलमान को क्या तकलीफ़ है उसके जीवन में, एक हिंदू को क्या तकलीफ़ है, पंजाबी को क्या तकलीफ़ है, वो लोग ज़्यादा जानेंगे। इसीलिए उन्हें पावर दे देना चाहिए, तभी ठीक रहेगा, नहीं तो श्रीलंका की तरह हो जाएगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है भाई क्या, अरे रे रे, सत्ता की साझेदारी करने से, सत्ता की साझेदारी करने से देश के हर वर्ग को उनके पसंद के नेताओं को चुनने का अवसर मिलता है। जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अब केंद्र सरकार में भी पावर्स आ गई, तो अब मान लीजिए कोई पिछड़ा समाज से है, चाहे कोई लेडीज़, जो महिला वीमेंस एम्पावरमेंट की जो लोग बात करते हैं, सत्ता की साझेदारी में अगर आप कर दोगे, आप उन्हें पावर्स दे दोगे, तो वीमेंस को भी चाहे किसी को भी, उनको ना हर वर्ग को, अगर मान लीजिए कोई पिछड़े वर्ग से आता है, कोई आदिवासी समाज से आता है, कोई अलग भाषा बोलने से आता है, कोई पहाड़ी क्षेत्र से आता है, और अगर आप पावर्स को बांट दोगे तो उन्हें भी अपने पसंद के नेताओं को चुनने का अवसर मिलता है। जिस तरीके से आप तो खैर अभी वोटिंग नहीं करने जाते हो, जो लोग वोटिंग करने जाते हैं तो वो अपने मनपसंद के, अपने ही समाज से जुड़े हुए नेता को ना वोट देते हैं। चलिए देखते हैं भारत में सत्ता की साझेदारी है कि नहीं। भारत में तो देखो, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो कि सबको पता है। यहाँ लोग सीधे मतदान करके अपने पसंद के नेताओं को चुनते हैं। जो बिल्कुल सही है, ऐसा तो हर बार होता है, ये तो हम बचपन से देते आ रहे हैं, हम लोग अपने पसंद के नेता को यहाँ पे चुनते हैं। और भारत में, मैं आपको बता दूँ, भारत में सत्ता की साझेदारी है। कैसे है? क्योंकि केंद्र सरकार के पास कुछ पावर है, केंद्र सरकार, इनके पास पावर है, और इनके नीचे आती है राज्य सरकार है। ठीक है, इनके नीचे आती है राज्य सरकार है, तो इनके पास पावर्स है बहुत। केंद्र सरकार के पास अपना पावर है, राज्य सरकार के पास अपना पावर है। उसके बाद भी ना हमारे पास एक थर्ड लेवल क्या है, जिसका नाम है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ठीक है। और आप देखते हैं केंद्र सरकार के पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं, राज्य सरकार के पास भी बहुत सारी पावर्स होती हैं। इसीलिए हमारा देश जुड़ा हुआ है श्रीलंका की तरह, यहाँ पे युद्ध हुआ नहीं। ठीक है, तो हमारे भारत देश में सत्ता की साझेदारी है। जी बिल्कुल है। ठीक है, तो अब देखिए सत्ता की साझेदारी के रूप, सत्ता की साझेदारी कैसे कैसे किया जा सकता है। सत्ता के साझेदारी के रूप, तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, लोकतंत्र में शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। शासन के अंग मतलब जो देश चलाते हैं, उनके बीच सत्ता की साझेदारी मतलब शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, शक्ति को बांटा जाता है। तो शासन के अंग कौन कौन से हैं, उनके बीच बांटते हैं, तो उन्हें देख लेते हैं। तो वो है, देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए तो अब एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। विधायिका किसे कहते हैं? तो विधायिका ये वो होती है जो संसद, आप कह सकते हैं संसद, पार्लियामेंट। विधायिका होती है संसद, पार्लियामेंट, देश की, जो नियम बनाते हैं। कार्यपालिका होता है जो बने गए नियम कानून को लागू करवाते हैं। और न्यायपालिका होती है कि अगर वो नियम कानून लागू नहीं हुए तो उसको चाहे कोई उसकी वो बात नहीं मानता, उसे दंड दे देता है। जैसे मान लीजिए विधायिका ने कानून बनाया कि भाई डंडा मार के आप किसी का सर फोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, और ये नियम बन गया। कार्यपालिका में पुलिस वगैरह आती है और बहुत सारे यूनिट, तो इनका काम है कि कोई करे ना। अब मान लीजिए कोई कर देगा तो ये कार्यपालिका पकड़ के लेके जाएगी और इन्हें न्यायपालिका में पटकेगी, और न्यायपालिका इन्हें पटकेगा। ये आप न्यायपालिका कह सकते हैं हमारे कोर्ट्स हैं। ठीक है, तब यहाँ आगे लिखा है कि न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया है। ये तो सही है, तो हमने पढ़ ही लिया। यह समान स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ना एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समान स्तर पर रहकर। समान स्तर पर रहकर कहने का मतलब ना कि जो विधायिका है और कार्यपालिका है, इन तीनों का ना पावर सेम है, कि किन्हीं का ना पावर एक दूसरे से ज़्यादा है नहीं, इन तीनों का पावर सेम है। कार्यपालिका के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों का पावर सेम, और ये काम करते हैं और एक दूसरे को पे नज़र रखते हैं कि भाई कोई अपने काम का ज़्यादा उपयोग तो नहीं कर रहा पावर्स का। मान लीजिए विधायिका ने कोई अनाप शनाप कानून बना दिया और कार्यपालिका उससे लागू करवाएगी, तो जो न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका उसे निरस्त कर देगी, न्यायपालिका उसे नहीं मानेगी, ख़त्म कर देगी उस कानून को। तो इसे ही सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी इसका मैं एक सेशन ला दूंगा क्वेश्चन वाले, उसमें बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा रूप है सरकार के बीच विभिन्न स्तर पर। ये ना बहुत ईजी है। विभिन्न स्तर मतलब डिफरेंट लेवल्स के सरकार, विभिन्न अलग अलग लेवल के सरकार। जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, क्षेत्रीय सरकार है। केंद्र सरकार के पास भी अपने कुछ पावर्स होते हैं, राज्य सरकार के पास पावर होती हैं। तो पावर है, इसी का पावर्स बांटा है केंद्र सरकार ने, इसी को तो कहते हैं कि सत्ता का साझेदारी, विभिन्न स्तर पर सत्ता का बंटवारा। तो केंद्र सरकार के पास कुछ पावर्स हैं, राज्य सरकार के पास पावर्स है, और क्षेत्रीय सरकार जो कि ग्राम पंचायत होती है, जाके वार्ड का जो इलेक्शन होता है मुखिया वाला, उन्हीं को कहते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय सरकार, ये क्षेत्रीय सरकार। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे है सत्ता के बंटवारा विभिन्न समूह, सामाजिक, भाषी और धार्मिक समूहों के बीच किया जाता है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच में भी किया जा सकता है। जैसे बहुत सारा है इंडिया में विभिन्न भाषा बोलने वाले जो माइनॉरिटीज़ है, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, जैसे पंजाबी हो गए, तो उनके पास अपना भाषा बोलने, उनके पास कुछ उनको सरकार ने कुछ पावर्स दी हैं, उन्हें नहीं दी हैं, उनके नेताओं को, और उनके नेता उनके लिए काम करते हैं। तो बिल्कुल सही है, जैसे माइनॉरिटीज़ है। ठीक है, तो बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार, इसका एक उदाहरण, बिल्कुल बेल्जियम में एक समुदाय के लिए, जैसे डच भाषा बोलने के लिए एक सरकार बना दिया गया, फ्रेंच भाषा वालों के लिए अलग सरकार बना दिया गया। तो उसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है सामुदायिक सरकार। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सत्ता की साझेदारी विभिन्न दबाव समूह। ये दबाव समूह बेसिकली एक ऐसे होते हैं ना, ये दबाव समूह है, ये सरकार पे ना, सरकार के काम में दबाव बनाने का काम करते हैं, ताकि सरकार कोई गलत डिसीजन ना ले। ये सरकार पे दबाव बनाने का काम करती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, दबाव बनाने का काम करती है, और इनके पास कोई ताकत नहीं होती, इनके पास कोई ताकत होती नहीं है, लेकिन ये दबाव बनाते हैं। ठीक है, ताकि सरकार कोई गलत फैसला ना ले। जैसे कि आप वो अभी हुआ था ना एक हाल फिलहाल में किसान आंदोलन, किसान, तो उसी तरीके से इसमें रहते हैं। ढेर सारे ग्रुप है, ये तो एक ग्रुप का मैंने नाम लिया, इसी की तरह ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ना हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म, इतना ही था। मैंने शुरू में ही बोला था कि बहुत ज़्यादा कुछ रहने वाला है नहीं, बहुत कुछ है नहीं इसमें पढ़ने को, बस इसमें चार टॉपिक्स है। तो मैं एक बात बता दूं जाने से पहले, ये ना यार बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। सबसे मज़े की बात पता है क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे मज़े की बात है, ये ना एक छोटा चैप्टर है, ठीक है, और हर साल इससे सवाल आते ही आते हैं, हर साल। कभी 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, कभी 5 नंबर का, कभी कभी तो भाई से 2 सवाल 7 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। 5 नंबर का, 1 2 नंबर का, 1 4 नंबर का, 1 3 नंबर का, ऐसे मिला करके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यार ये जो चैप्टर है ना, है बहुत इम्पोर्टेंट, तो इसे पूरा देख लेना। PDF नोट्स, ये जो नोट्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूँगा, नीचे तुम वहाँ से डाउनलोड करके बना सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये कर लेना कंप्लीट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल इससे सवाल पूछा गया है। और इतना ही था, हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो वीडियो का ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं हो जाए तो हम इसे ऑफ करते हैं, वाइंड अप हो गया हमारा चैप्टर। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं आपसे
अगले वीडियो में आपके अगले पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 में जिसका नाम है संघवाद, उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए अपना भाई ख्याल रखें, ठीक है। पढ़ते रहें, सीखते रहें, ज़िंदगी में उतारते रहें। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई, चलो बाय।